सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में ऑसिलेटरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटरिया का ये वीडियो सेकंड नंबर का है। इससे पहले हमने इसके पार्ट फर्स्ट में इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था। ऑसिलेटरिया की कितनी प्रजातियां हैं, कहाँ पाई जाती है, सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, को पढ़ने के लिए ऑसिलेटरिया का भाग फर्स्ट जो गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है को आप आराम से अवलोकित कर सकते हैं। ऑसिलेटरिया सब्जेक्ट बॉटनी का है। इसे वैज्ञानिक साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं और फाइकोलॉजिस्ट इसको साइनोफाइसिन एल्गी मानते हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि ऑसिलेटरिया में गाइडुको परिघटना क्या होती, पहला और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इस एल्गी में मोमेंट किस प्रकार से होता है, इसमें पोषण कैसे मिलता है, रिजर्व फूड कौन सा होता है और जनन की प्रक्रिया कौन सी होती है, इसके साथ में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो प्रारंभ करते हैं गाइडुको घटना अथवा वर्णिक अनुकूलन से। ये ऑसिलेटरिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है। जब हमने इसकी सेल स्ट्रक्चर देखी थी तब हमने पढ़ा था कि एक तैरता हुआ ट्राइकोम क्यों अचानक पानी के अंतर्गत डूब जाता है। प्रारंभ में तैर रहे हैं और तैरते तैरते क्या हो जाता है, अचानक डूबना प्रारंभ होता है। क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए जो संरचना जिम्मेदार थी उसको नाम देते थे गैस रिक्तिकाएं। तो गैस रिक्तिकाओं के बनने से अथवा उनके टूटने से इस प्रकार की परिघटना हो रही थी। ऑसिलेटरिया मुख्य रूप से नीला हरा रंग प्रदर्शित करता है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी है जो लाल रंग की भी प्रदर्शित कर रही है या केवल नीला रंग प्रदर्शित कर रहा है। तो जो गाइडुको परिघटना है वो उसके रंग परिवर्तन के संदर्भ में ही है। इस परिघटना को समझाया था गाइडुको ने 1902 में, इसीलिए इसको नाम देते हैं गाइडुको परिघटना या घटना। होता है क्या इसमें कि तरंगदैर्ध्य के निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रभाव से विभिन्न रंगों की छाया विकसित होती है। रंग अलग अलग आता है। जैसे लाल रंग है तो लाल रंग की उपस्थिति में हरा रंग प्रदर्शित हो रहा है, हरा रंग है लाल रंग नीला रंग प्रदर्शित हो रहा है, पीला रंग है और इसकी उपस्थिति में नीला और हरे रंग प्रदर्शित हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था, लाल होना चाहिए था, हरा होना चाहिए, पीला होना था। उसके स्थान पर उसकी पूरक रंग प्रभावी पूरक रंग विकसित होते हैं। तो इन विभिन्न रंगों की जो छाया विकसित होती है, इस परिघटना को ही गाइडुको घटना या वर्णिक अनुकूलन कहते हैं। इससे हुआ क्या कि इसकी उपस्थिति से विभिन्न तरंगदैर्ध्य, क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्ध्य है, ये एक ही जाति है लेकिन एक ही जाति अलग अलग तरंगदैर्ध्य में अलग अलग रंग शो कर रहा है। तो इसके कारण अलग अलग तरंगदैर्ध्य होने पर भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। अब होता है क्यों है, क्योंकि जब लाल रंग दिया जाता है तो उस समय क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। तो उस समय पादप में या शैवाल में फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो इसने क्या किया, पूरक रंग में परिवर्तित हो गया, गाइडुको परिघटना प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण अधिकतम और उच्चतम अवशोषण किसका, तरंगदैर्ध्य का अवशोषण हो जाता है। फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। तो इसका महत्व किसमें है, आवश्यक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित होता है, जिससे
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिघटना पादप को विभिन्न प्रकार के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की उपस्थिति में भी सामान्य रूप से फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेरित करता रहता है। अब बात करते हैं इस पादप में पोषण की। तो चूंकि ओसिलिटेरिया साइनोफाइसी का मेंबर है, इसलिए इसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। इनकी उपस्थिति से ही और इसके साथ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पोषण की क्रिया प्रेरित करता है। इस शैवाल के अंतर्गत रिजर्व फूड या संचित खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। कौन सा होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च। सामान्य टॉपिक के बाद में देखते हैं इसका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, गति कैसे करता है, जिससे उसको अधिकांश पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ओसिलिटेरिया दो प्रकार की गति दर्शाता है। एक गति को हम ग्लाइडिंग कहते हैं, विसर्पी गति, और दूसरे प्रकार की गति को नाम देते हैं दोलन गति अथवा ऑसिलेशन मूवमेंट। फर्स्ट इज स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट और सेकेंड ऑसिलेशन मूवमेंट। पहले मूवमेंट में क्या होता है, ये ट्राइकोम है, अब इस ट्राइकोम में क्या हुआ, एक तंतु दूसरे तंतु के ऊपर फिसलता है। जैसे अर्थवर्म देखा होगा आपने, अर्थवर्म पहले सिकुड़ता है उसके बाद में फैलता है तो आगे बढ़ता जाता है, मूवमेंट करता था। ठीक इसी प्रकार का मूवमेंट इसमें भी होता है, लेकिन ये एक जगह से स्थिर हो गया और उसके बाद में ये तंतु फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है। इस प्रकार के मूवमेंट को विसर्पी कहते हैं। एक फिलामेंट एक ट्राइकोम दूसरे ट्राइकोम पर ग्लाइडिंग करता है। होगा क्यों कि इन कोशिकाओं में पहले जल को अवशोषण करने का फैला होगा, तो ये कहाँ पहुँचा, इस स्थान तक पहुँच गया, इसका शीर्ष भाग आगे बढ़ गया इसका, लेकिन उसके बाद में वापस इसमें से जल बाहर निकलने का कोशिका सिकुड़ गई तो शीर्ष भाग होगा वापस नीचे की ओर आ जाएगा, फिर वापस ऊपर की ओर फैलेगा। इस प्रकार का मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, विसर्पी अथवा ग्लाइडिंग मूवमेंट। सेकेंड प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसको नाम देते हैं दोलन। ये क्या स्ट्रक्चर होती है, ऑसिलेशन कैसे होती है। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा जो कि एक निश्चित स्थल से जुड़ा हुआ है और एक निश्चित दूरी तक दाएं ओर जाता है, फिर वो बाएं ओर जाता है। तो इस प्रकार से वो एक निश्चित दूरी तय करता रहता है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को हम आवर्ती नाम देते हैं। तो इस आवर्ती मूवमेंट हो रही है, इसी को हम नाम देंगे दोलन। बार बार उसी पथ पर वो घूम रहा है। तो ठीक इसी प्रकार की ये ऑसिलिटेरिया का ट्राइकोम एक निश्चित स्थल से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसका शीर्ष भाग एक निश्चित दूरी तक बाईं तरफ जाता है और फिर वो दाईं तरफ आता है। तो मूवमेंट किस रेंज में हो रहा है, इस रेंज में हो रहा है। इसको नाम देते हैं दोलन गति, लगातार घूमता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित दूरी दाएं और बाएं जाए अथवा ऊपरी भाग शीर्ष की ओर गोल गोल घूमना प्रारंभ हो जाता है। घूर्णन की प्रक्रिया भी इसमें हो सकती है। अब इस प्रकार का मूवमेंट क्यों हुआ, विसर्पी होने का मुख्य कारण कोशिकाओं के मध्य और कोशिकाओं में जल के प्रवाह के फलस्वरूप आकार में परिवर्तन होना, फिर बाहर निकलने का कारण सिकुड़ना, तो सिकुड़ने और फैलने के कारण विसर्पी गति होती है। तो दोलन गति होने का कारण क्या है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि नंबर 1 होता है इसमें कि इसके शीर्ष भाग पर छिद्र उपस्थित होता है जिससे जल बाहर निकलता है। तो जब जल इस क्षेत्र से बाहर निकलता है तो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। इस क्षेत्र में जल बाहर निकलने का ये प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगने वाला बल इस तंतु को इस तरफ दूसरी तरफ विपरीत दिशा की तरफ धकेलता है और जब इसकी दूसरी तरफ से जल बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये विपरीत दिशा की ओर चला जाता है। तो एक निश्चित समय में
एक तरफ से जल बाहर निकलता है तो फिलामेंट का शेष भाग दूसरी तरफ जाता है, और जब दूसरी तरफ से निकलता है तो फिर वापस पहले की पोजीशन में आ जाता है। इस प्रकार के बार बार होने के कारण दोलन गति होती है। दूसरा सिद्धांत ये है कि आवर्ती संकोचन गति होती है। एक निश्चित समय में बाएं तरफ जा रहा है, दाएं तरफ जा रहा है। वैज्ञानिक इस आवर्ती संकोचन को ही सबसे ज़्यादा मान्य मानते हैं। ऑसिलेटरिया में होने वाली दोलन गति के कारण ही इस शैवाल का नाम ऑसिलेटेरिया रखा गया है। तो ऑसिलेटेरिया शब्द जो बना है वो किससे बना हुआ है? ऑसिलेशन मूवमेंट के कारण बना हुआ है। तो ये दो प्रकार की जनन की प्रोसेस चलती है। एक तो है विसर्पी और दूसरी होती है दोलन गति। अब बात करते हैं इस शैवाल में जनन की प्रक्रिया कौन सी है। सामान्यतः एक जो जनन का प्रकार है उसको हम नाम देते हैं खंडन। खंडन के बारे में आप जानते होंगे। खंडन या फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? ये ट्राइकोन किसी भी यांत्रिक या फिजियोलॉजिकल फैक्टर के कारण छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। एक खंड हो गया, दो खंड हो गए, तीन हो गए, खंड बन गए। अब ये प्रत्येक खंड एक ऑसिलेटरिया को निर्मित करने में या ऑसिलेटरिया का ट्राइकोम निर्मित करने में सक्षम होता है। इसकी कोशिकाएं ग्रोथ करना प्रारंभ करेगी, विभाजन करेगी और विभाजन के द्वारा नए तंतु का निर्माण करेगा। तो इस विधि को नाम देते हैं खंडन। सेकेंड विधि होती है उसको नाम देते हैं हॉर्मोगोनिया के द्वारा। हॉर्मोगोनिया बाई हॉर्मोगोनिया किस प्रकार से होगा? देखिए, ये एक फिलामेंट है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई गई। अब क्या हुआ? प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न हो जाने के कारण इस ट्राइकोम क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं, जरूरी नहीं है कि एक कोशिका, एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 2 से 4 कोशिकाओं में या 2 से 4 कोशिकाओं के मध्य उपस्थित कोई एक कोशिका, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोशिका मृत हो जाती है। कैसी होगी? मृत हो गई। इसका जीव द्रव्य निष्क्रिय हो गया। अब क्या होगा कि जिस कोशिका का जीव द्रव्य निष्क्रिय हो गया उसको नेक्रेडियम कहा जाता है। ये नेक्रेडियम है। इसमें ऊपर की कोशिका और नीचे की कोशिका दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ये सक्रिय है। इसके फलस्वरूप दबाव किस पे पड़ रहा है? इस कोशिका पर पड़ रहा है। इसके कारण ये कोशिका अवतलाकार हो जाती है। कैसी होगी? अवतलाकार। इस कोशिका को हम सेपरेटिंग डिस्क के नाम से जानते हैं। सेपरेटिंग डिस्क या विभज्योतक पट बनाइए। अब आगे क्या होगा? इस विभज्योतिक डिस्क या सेपरेटिंग डिस्क के द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो ये जब प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हुआ था तो उस समय हुआ था कि यह कोशिका मृत हो गई, फलस्वरूप पूरा पूरा जीव द्रव्य श्लेष्मीय पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अब जल को अवशोषित करने के कारण श्लेष्मीय पदार्थ फूलता है और फूलते ही ये तंतु इस सेपरेटिंग भाग से 2 भागों में विभक्त हो गए। एक भाग ये बन गया, दूसरा भाग ये बन गया। इस पूरे ट्राइकोम में जितने सेपरेटिंग डिस्क थी उन सभी क्षेत्रों से तंतु टूट करके अलग अलग हो गया। हुआ किस विधि से? खंडन विधि के अनुसार हुआ। लेकिन जो अब ये कोशिका 3 से 4 कोशिकाओं का एक खंड है, 5 कोशिकाओं का एक खंड है, इस कोशिकीय खंड को हार्मोगोनिया कहते हैं। हार्मोगोनिया वापस विभाजन क्रिया के द्वारा नए ट्राइकोम का निर्माण करता है। इस प्रकार से ऑसिलेटरिया में खंडन विधि सामान्य प्रक्रिया है और हार्मोगोनिया का निर्माण के द्वारा ये जनन करता है। नॉस्टॉक पढ़ा था हमने पहले। नॉस्टॉक में निर्मित होने वाला हार्मोगोनिया अलग प्रकार के थे और ऑसिलेटरिया में निर्मित होने वाले हार्मोगोनिया की संरचना अलग प्रकार की। दोनों नाम हार्मोगोनिया, लेकिन
उनके परिवर्तन होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बात करते हैं ऑसिलेटरिया का महत्व क्या है, क्योंकि इसमें कहीं भी हेटेरोसिस्ट जैसी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं करता, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हुए कार्बन के स्थिरीकरण या इसके फिक्सेशन में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो करता क्या है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का अधिकांश भाग, लगभग 50% भाग है वो एल्गी के द्वारा फिक्स होता है, वही कार्बोहाइड्रेट के रूप में रूपांतरित होता है। तो ऑसिलेटरिया भी उसी प्रकार का कार्य करता है। इसी के साथ ऑसिलेटरिया का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्कार।